पेज नंबर। तो आज का कंसेप्ट है आत्मा या मनस। ओके, सबसे पहले तो जय जिनेन्द्र सभी को। जय और जिनेन्द्र। आत्मा या मनस के बारे में यानी कि सेल्फ और माइंड के बारे में समझेंगे। अभी तक जितने भी भारतीय दर्शन हमने पढ़े उन्होंने आत्मा ही बोला। बट यहाँ जब हम पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न थॉट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आत्मा के स्वरूप थोड़े अलग दिखेंगे। तो दार्शनिकों, जितने भी दार्शनिक हैं उनमें आत्मा के स्वरूप और उसके अस्तित्व के विषय में पर्याप्त मतभेद देखने में आता है। बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कुछ दार्शनिक उन्हें द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य के रूप में समझते हैं, बोलते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी है, इसके बाद ही सब कुछ आया है। तो दूसरे बोलते हैं कि आत्मा जो है वो बहुत सारे संवेदनाओं या विचारों के समूह है। जो हमें संवेदना होती है, हमें जो विचार आते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी फिलोसोफर्स हैं, विचारक हैं, जो कि बोलते हैं कि आत्मा जो है वो मानसिक अवस्थाओं से ऊपर उनकी स्थायी पृष्ठभूमि एवं उसका आधार है। जितनी भी मानसिक अवस्थाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उसका जो आधार है वो आत्मा है। तो आत्मा संबंधी हम इतने सारे विचार देखते हैं। और यहाँ पे आज जो विचार देखने वाले हैं वो है डेकार्ट, ह्यूम और कांट। तो पूरा तो खत्म करना एक दिन में आसान नहीं है, पर जितना भी पॉसिबल है हम इन दार्शनिकों की मदद से समझेंगे कि आत्मा क्या होता है और आत्मा यानी सॉरी कि मैम। सेल्फ पेज नंबर मैम। और माइंड क्या होता है। पेज नंबर इज 162। ओके, थैंक यू। जी। तो आत्मा या माइंड क्या होता है इसके बारे में हम समझने वालेंगे। तो एक बात की क्लैरिटी हम सबको रखना चाहिए कि भारतीय दर्शन में आत्मा और मनस को अलग अलग माना गया है। ठीक है। भारतीय दर्शन में आत्मा और मनस यानी कि सोल और माइंड को अलग अलग माना गया है। पर जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, उसमें आत्मा और मनस को एक ही माना गया है। जैसे कि हमने अभी जब सांख्य दर्शन में देखा, वहां पे आत्मा पुरुष था और यहाँ पे प्रकृति जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माइंड का रूप आता है। बट यहाँ पे देखा जाए तो आत्मा और मनस ऑलमोस्ट एक ही माना गया है। तो भारतीय दर्शन जो होता है वो मनस को सामान्यतः एक अंत इंद्रिया, इंटरनल ऑर्गन मानती है। अगर उनसे पूछे कि माइंड क्या है तो बोलेंगे माइंड, माइंड हमारा सिक्स सेंस है, इंटरनल ऑर्गन है। फाइव सेंस तो है जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन है, प्लस जो माइंड है वो इंटरनल ऑर्गन है। और इंद्रियों जो है, इंद्रियों के ही द्वारा हम आत्मा के सुख दुख का उपभोग कर सकते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपने विचार बताइए, आपके अंदर अभी क्या चल रहा है आप बताइए, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर जो चल रहा है मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। तो जितने भी सुख दुख के कंसेप्ट है उसको फील किया जाता है इंद्रियों की वजह से। सो इससे जो डिफरेंट थ्योरी है, जो वेस्टर्न फिलोसफी की थ्योरी है, उनका मानना है कि जो माइंड है वही आत्मा है। तो माइंड और आत्मा शब्दों का जो प्रयोग है उन्होंने एक ही तरीके से यूज किया है। और इसी वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है जब भी हम इंग्लिश की जो वेस्टर्न फिलोसफी की बुक पढ़ते, जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी वो सोल बोलते हैं, कभी वो माइंड बोलते हैं। तो ये सवाल आता है कि क्या उनके लिए सोल और माइंड अलग अलग है या उनके लिए सोल और माइंड एक ही है। बट मोस्टली जब उन्होंने अपने कंसेप्ट दिए हैं तो दोनों को एक ही तरीके से उन्होंने यूज किया है। सोल और माइंड एक ही तरीके से यूज किया गया है। पर भारतीय दर्शन में जब हम देखें तो आत्मा अलग है, मन अलग है। तो यहाँ पे हम मैम एक डेकार्ट। डाउट है मैम। हाँ जी। वो लोग इंद्रियों को नहीं मानते मैम? इंद्रियों को मानते हैं, वो इंद्रियों को मानते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, उसको अनुभववादी बोलते हैं जो इंद्रियों को मानते हैं। और जो इंद्रियों के अलावा भी जो सिक्स सेंस है उसको मानते हैं, उसको बुद्धिवादी बोलते हैं क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। नहीं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मैंने बुक पढ़ी नहीं है मैम अभी तो। हम्म। तो जैसे ये तीनों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग इंद्रियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं?
अगर अगर मतलब माइंड एंड जैसे बोलते हैं, आप बता रहे हो कि आत्मा एंड माइंड, मतलब सोल एंड हाँ माइंड, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें देखिए इंद्रियां डिकार्ट और तो रैशनलिस्टिक है, रैशनलिस्ट है, वो तो कट्टर बुद्धिवादी है। ठीक है, हम्म। तो इंद्रियों को कम ही इंपॉर्टेंस दिए। बाकी जो ह्यूम है, ह्यूम ने इंद्रियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अच्छा। ह्यूम ने तो ये भी बोला है कि क्योंकि मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर जो क्रियाएं हैं, ऐसी आत्मा वाली जो क्रियाएं हैं, मैं उसको महसूस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ह्यूम बोलते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं है, क्योंकि हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो ऐसा ह्यूम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कांट उसका ह्यूम का क्रिटिसाइज करते हैं। कांट बोलते हैं कि सिर्फ अगर ह्यूम को महसूस नहीं हो रहा है कि अंदर उनको कोई क्रिया महसूस नहीं हो रही है या वो कुछ बता नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कि आत्मा नहीं है। सिर्फ अगर ह्यूम बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है आत्मा नहीं है, तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कांट ने ह्यूम को क्रिटिसाइज किया। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हम देखने वाले हैं कि उन्होंने अपने अपने क्या मत रखे हैं आत्मा के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा इस पे सोच विचार करते हैं। डिकार्ड्स के बारे में तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा भी रिवीजन ही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम क्या विचार रखने वाले हैं, और उसमें कौन कौन से मतभेद को हम समझने वाले, इतना क्लियर है सबको, टॉपिक वगैरह। ठीक है, कोई भी सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, डेकार्ड्स के मत को समझते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन के बारे में बात हो रही है, उसके जो जनक यानी कि फादर रेने डेकार्ट, जो आधुनिक युग में जो प्लेटो है, अरस्तु है, उनके जो आत्मद्रव्य सिद्धांत है उसको पुनः जीवित करते हैं। तो जितने भी कंसेप्ट हमने प्लेटो में पढ़े, अरस्तु को पढ़े, वही डेकार्ट्स फिर से लेकर आते हैं। बट डेकार्ट्स ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़ लेने से हम दार्शनिक नहीं बन जाएंगे। अगर हमें दार्शनिक बनना है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डेकार्ट्स बोलते हैं। तो डेकार्ट्स ने बोला कि आत्मा एक आध्यात्मिक द्रव्य है। आध्यात्मिक द्रव्य, ऐसा शब्द पहली बार सुना होगा आपने। बट आध्यात्मिक द्रव्य कुछ नहीं, वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस को बोलते हैं। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, आध्यात्मिक द्रव्य है, वो उसमें स्वाभाविक गुण है, यानी कि एसेंशियल एट्रीब्यूट है। और वो चिंतन यानी कि एसेंशियल एट्रीब्यूट जो है उसको ही हमें समझना है। तो डेकार्ड्स के अनुसार आत्मा या मनस कभी चेतना के बिना नहीं रह सकता, और न ही चेतना कभी आत्मा या मनस के बिना रह सकती है। तो यहाँ पे डेकार्ड्स किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो उसके फंक्शन से बात कर रहे हैं। यहाँ पे आत्मा का जो फंक्शन है वो चेतना है। तो ये बोलते हैं कि आत्मा और चेतना को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा को अगर हमें पहचानना है तो उसके गुणों की वजह से, जो उसका गुण है वो चेतना है, तो उसकी वजह से ही हम उसके वजह से ही हम आत्मा को समझ सकते हैं। चेतना अगर हम आत्मा से हटा दिए तो आत्मा में कुछ भी नहीं बचेगा। तो चेतना और आत्मा जो है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं की जा सकती। और इसमें हमें उनके सिद्धांत से ये पता चलता है कि चेतना को आत्मा का स्वरूप जो है अगर हम समझ रहे हैं, जैसे चेतना, चेतना बताया गया कि चेतना, चेतना जो है आत्मा का एक गुण है, स्वाभाविक गुण है। अब और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पर यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि चेतना जो गुण है, बट ये नहीं है कि वो उसका स्वरूप है। स्वरूप यानी वो एक जैसा है ऐसा नहीं है, उसका गुण अलग है, वो अलग है। एक जैसे है बट स्वरूप वाइज दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने आध्यात्मिक द्रव्य यानी कि स्पिरिचुअल सब्सटेंस के बारे में बात की, और बताया कि इसका जो स्वाभाविक गुण है वो चिंतन है, यानी कि चेतना है। और उनके अनुसार जो आत्मा और मनस है चेतना के बिना नहीं रह सकती, और ना ही चेतना कभी आत्मा के बिना रह सकती है। परंतु वो ये नहीं बोलते कि इससे हम ये बोल दे कि आत्मा और चेतना स्वरूप है। गुण है उसमें एक दूसरे, लाइक गुण है उसमें, बट स्वरूप की बात उन्होंने नहीं की है। तो डेकार्ट इसलिए उन्होंने द्वैतवाद की फिलॉसफी बताई है। तो डेकार्ट जो द्वैतवाद का कंसेप्ट बताते हैं, वो बोलते हैं कि पुद्गल तथा मनस
आत्मा को इस विश्व की दो आधारभूत सत्ताएं मानते हैं। उनके अनुसार ये दो सत्ताएं विश्व के मूल्य द्रव्य यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस है। क्या फंडामेंटल सब्सटेंस है? आत्मा, और ये दूसरा जो है पुद्गल यानी कि मैटर। ये दोनों जो सब्सटेंस है, तो पुद्गल जो है वो प्रसारित है, वो एक्सपेंड होती है, निर्जीव है, विभाज्य है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, और वो अचेतन है। ठीक है। मनस जो है वो अप्रसारित प्रसारित है, क्रियाशील है, जो भी है एक्टिविटीज उसमें होती है, वो सोच सकता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस वो चेतन है। तो यहाँ पे काफी सिमिलरिटीज सांख्य दर्शन के पुरुष प्रकृति से मिलते जुलते हैं। पर अभी हमने जस्ट देखा कि पुरुष का एट्रीब्यूट्स अलग है, कंसेप्ट्स अलग है, और प्रकृति का कंसेप्ट अलग है। तो पुद्गल का कार्य यात्रिक नियमों के अधीन चलता है, परंतु मनस का कार्य सप्रयोजन होता है, यानी जो आत्मा चाह रही है, सोच रही है। जैसे कि बोला कि आत्मा का फंक्शन है सोचना, तो आत्मा जैसे सोच रही है उसी के हिसाब से मन में यानी कि माइंड में प्रयोजन होता है, एक्टिविटीज होती है। बट जो पुद्गल का कार्य है वो सिर्फ आत्मा के सोचने से नहीं होता, वो उसकी भी एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने बॉडी में ही देख ले, इतने सारे ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं, हमारे बिना बताए फंक्शन कर रहे हैं। सुबह उठते ही हमारा लंग्स हमसे नहीं पूछता है कि हम सांस ले या ना ले, या हमारा दिल ये नहीं पूछता है कि हम धड़के या ना धड़के। तो हम देख सकते हैं कि मैटर जो पुद्गल है, उसका कार्य जो है वो नियमों के आधार पे हो रहा है। पर जो ये मन है, ये मन में जो कार्य हो रहा है, वो हमारे अंदर ही एक सूक्ष्म फोर्स है, आत्मा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसी प्रकार से डेकार्ड्स जो द्वैतवाद को वो मानते हैं, और द्वैतवादी उनका आत्मा का सिद्धांत को बताता है, उसको प्रूफ करता है। ठीक है। तो द्वैतवाद से ही उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। तो आइए अभी नेक्स्ट आगे मूव कीजिए, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण। ठीक है। तो डेकार्ट अपने दर्शन का प्रारंभ संदेह से करते हैं। वह संसार की सभी वस्तुओं, मान्यताओं एवं सिद्धांतों को संदेह की दृष्टि से अवलोकन करते हैं, और उस समय तक किसी को सत्य स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह ठोस बौद्धिक प्रमाणों पर आधारित न हो। उनका मानना है कि बुद्धि से जो समझी जा सकती है, बुद्धि से जो परखी जा सकती है, वही सत्य है। तो उनकी इस व्यापक संदेह प्रक्रिया रूपी खोज से उन्हें सर्वप्रथम इस सत्य की दर्शन होते हैं कि संदेह का अस्तित्व अवश्य है। तो उनका मानना है कि जो संदेह है, जो डाउट करते हैं, उसका अस्तित्व तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो संदेह एक प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया है। तो अभी हम देख रहे थे कि आत्मा का फंक्शन क्या है? चिंतन। अब चिंतन किस प्रकार का होता है? चिंतन की एक प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं संदेह। तो जब संदेह का अस्तित्व है, तो चिंतन का अस्तित्व है, और यानी जब चिंतन का अस्तित्व है, तो आत्मा का भी अस्तित्व है। तो संदेह करता यानी चिंतन करता का अस्तित्व से हमें समझ आ जाता है कि आत्मा का ही का भी अस्तित्व है, क्योंकि चिंतन का ही हम दूसरा नाम ले रहे हैं, आत्मा। ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा कि दोनों स्वरूप नहीं है, मतलब हम एक एक जैसे नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आत्मा का फंक्शन है चिंतन करना। ठीक है। बट दोनों अलग अलग है। जैसे आप बोल रहे एप्पल का स्वाद है मीठा, बट उसका मीठा स्वाद उसके गुण है, एट्रीब्यूट्स है। वैसे यहाँ पे चिंतन करना आत्मा के गुण है, उसके एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे अरस्तु डेकार्ट्स ये सॉरी, अरस्तु नहीं, डेकार्ट ये निश्चित करते हैं कि हम विश्व की अन्य सभी वस्तुओं में संदेह कर सकते हैं, परंतु आत्मा के विषय में संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि संदेह स्वयं आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इसलिए उन्होंने बोला कॉगिटो अर्गो सम, चिंतये अतो अस्मि, अर्थात मैं विचार करता हूँ या संदेह करता हूँ अतः मैं हूँ। यहाँ पे जैसे कि अब डेकार्ट सोच पा रहे हैं। वापस रिपीट करना मैम, नहीं समझ आया। हाँ, कॉगिटो अर्गो सम। कौन?
Okay, he's one more philosopher. आपके पास बुक नहीं है? नहीं मैम, वो खुल ही नहीं रहा, ट्राई किया नहीं खुल रहा। अच्छा, बुक तो खोलना पड़ेगा ना। एक्चुअली मैं स्क्रीन शो नहीं कर रही क्योंकि ना फॉन्ट बहुत धुंधली है, तो वैसे भी आपको ओके। समझ नहीं आएगा, मैं ओपन भी करूंगी तो। ओके, ठीक है, तो ये कॉग्निटिव एक और एल्गोरिथम। फिलोसोफर है। हाँ, फिलोसोफर ओके। नहीं है, उनके जो थिंकिंग है कि चिंता चिंतन करना है, चिंतन करना ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। तो वो लैटिन शब्द है कोगिटो एर्गो सम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि इन्होंने बोला कि संदेह करने से, डाउट करने से हमें समझ आता है कि अस्तित्व है। हम समझ पाते हैं कि अस्तित्व है, और चिंतन करने से ये भी पता चलता है कि आत्मा का अस्तित्व है। यही सेम क्रिया ह्यूम भी करते हैं। डेकार्ड्स के बाद हम ह्यूम को पढ़ेंगे। तो ह्यूम भी सोचते हैं अपने अंदर की शक्ति के बारे में। वो अंदर जाके सोचते हैं कि अंदर ऐसी कोई चीज है क्या जिसको हम आत्मा बोल सकते हैं। बट वो फेल हो जाते हैं, उनको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती। तो फिर अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि क्योंकि ऐसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ना मैं सोच पा रहा हूं ना मैं इसको देख पा रहा हूं। अब इसी के बारे में कांट बोलते हैं कि ह्यूम ने जो चीज को देखने की कोशिश की उसको एज एन ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश की। जैसे हम अगर अंदर के कोई ऑर्गन को देख रहे हैं, ठीक है, अंदर के ऑर्गन को देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अंदर का ऑर्गन हो गया ऑब्जेक्ट और हम हो गए सब्जेक्ट। हम देखने का कार्य कर रहे हैं। तो ह्यूम क्या कर रहे हैं, ह्यूम ने भी चीजों को एज एन ऑब्जेक्ट, आत्मा को एज एन ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश की। अब यहाँ पे कांट बोलते हैं कि जब आप खुद ही एक आत्मा हो तो आप खुद को कैसे देख सकते हो। वो तो आप सिर्फ समझ सकते हो प्रोसेस को, वो क्रियाओं को। क्योंकि आप देख पा रहे हो, क्योंकि आप सोच पा रहे हो, क्योंकि आप में वो क्रिया हो रही है, और इसी वजह से आप अस्तित्व में हो। तो इस प्रकार से कांट अपना उनके जो विरोध है वो मत रखते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट इतना ही समझना कि इन्होंने आत्मा के बारे में बताया है। तो आगे पढ़ते, पेज नंबर 163। तो डेकार्ट की ये युक्ति कि मैं विचार करता हूं अतः मैं हूं, कोई निम्नलिखित प्रकार का न्याय वाक्य है, सिलोजिज्म है। तो सब विचार करने वाले प्राणियां भी अस्तित्व में है, क्योंकि अगर मैं एक विचार करने वाला प्राणी हूं अतः मेरा अस्तित्व है, तो जितने भी दुनिया में विचार करने वाले प्राणी हैं उसका भी अस्तित्व है। तो इस प्रकार के साध्य आधार वाक्य, मेजर प्रिमाइस की सत्यता में ही निष्कर्ष की सत्यता निहित है। क्योंकि मेजर प्रिमाइसेस सही है, इसी वजह से कंक्लूजन भी सही है। और मैं विचार करता हूं या करती हूं, यह एक विश्लेषणात्मक तर्क वाक्य है, यानी कि एनालिटिकल प्रोपोजिशन है। और इस वाक्य में डेकार्ट का अभिप्राय यह है कि हमारी विचार प्रक्रिया में ही हमारे आत्मा का अस्तित्व निहित है। क्योंकि हम विचार कर सकते हैं और इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा आत्मा है। विचार प्रक्रिया या चेतना ही आत्मा का सार तत्व है, और आत्मा चेतना विहीन कभी नहीं होता। अतः विचार प्रक्रिया से आत्मा के अस्तित्व का सहज ज्ञान हो जाता है। विचार प्रक्रिया से ही आत्मा का सहज ज्ञान हो सकता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए पॉइंट, क्योंकि ये ह्यूम को समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा। आत्मा के अस्तित्व का सहज ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है, विचार करने से। और ये ज्ञान कैसा है, सहज ज्ञान है, मतलब इंट्यूशन है। अंदर की बात है, इंट्यूशन। सो सहज ज्ञान है। सो इसके बारे में जो डेकार्ट्स ने बोला है, अब देखते हैं आत्मा के स्वरूप के बारे में। क्योंकि इन्होंने बोला कि आत्मा को जो स्वरूप है वो अलग है। आत्मा के स्वरूप को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो मन से एकदम सिमिलर है, और ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे सोच विचार करने के तरीके से सिमिलर है। इसके स्वरूप को इन्होंने भिन्नता तरीके से बताया है। तो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के पश्चात, यानी कि यहाँ तक अभी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो गया। अभी तक डाउट था कि आत्मा है या नहीं है, बट क्योंकि डेकार्ड्स ने वो प्रूफ कर दिया कि आत्मा अस्तित्व में है, तो इसलिए अभी हम आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
यस मैम। मैम ये तो सेंटेंस डेकार्ड ने बोला ना कि मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ। हाँ, तो ह्यूम मतलब आप अभी डेकार्ड का बता रहे हैं या ह्यूम का बता रहे हैं? अभी ये मैं मैं डिकार्ड्स की बता रही हूँ। अच्छा नहीं, आपने ह्यूम भी बोला ना बीच में इसलिए। हाँ, उसके बाद के जो फिलोसोफर आएंगे ह्यूम ना, ह्यूम भी सोचे थे, ठीक है। जैसे अभी डिकार्ड्स ने सोचा अपने बारे में और अपने अंदर की आत्मा के बारे में, और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आत्मा है, ठीक है। ह्यूम भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी सोचा इस बारे में कि क्या मेरे अंदर सच में आत्मा है, बट वो फेल हो गए। फेल हो गए। उन्होंने ऐसा कोई आत्मा नहीं पाया जैसे कि डेकार्ड्स को मिल गया। अब भी डेकार्ड्स को कैसे मिला? वो प्रक्रिया से मिला, इंट्यूशन से मिला। अदरवाइज ऐसा यहाँ भी आत्मा कोई रूप में नहीं है जो हमें दिख रही है, ये इंट्यूटिव है, यानी कि उसको समझ के उन्होंने बताया है, तर्क के हिसाब से बताया कि आत्मा है, ये उन्होंने तर्क दिया है। ओके, तो आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के पश्चात डेकार्ट उसके स्वरूप का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका कथन है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, इसका संकेत आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण से ही अंतर्निहित है। आत्मा की सत्ता चेतना की क्रिया के साथ अनिवार्य रूप में संबद्ध होने के कारण यह स्पष्ट ही है कि आत्मा का मौलिक गुण, जैसे कि ऊपर दिया गया है कि चेतना है, आत्मा का मौलिक गुण चेतना है। आत्मा के स्वरूप के विषय में वह आगे बताते हैं कि यह एक ऐसा द्रव्य है जो अप्रसारित, अभौतिक, अविभाज्य, सक्रिय, सरल, शाश्वत तथा स्वतंत्र है। यह यात्रिक नियमों के अधीन नहीं है। इसके कार्य सौद्देश्य यानी कि पर्पस होते हैं, और यह देश और काल से भी परे है। जानना, भावना, होना तथा इच्छा या संकल्प करना इसकी मौलिक क्रियाएं हैं। तो आत्मा के नेचर के बारे में यहाँ पे डिकार्ड्स ने बोल दिया कि आत्मा सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसमें एट्रीब्यूट्स भी है, उसमें क्रियाएं भी है। वो अप्रसारित है, अभौतिक है, अविभाज्य है, सरल है, शाश्वत है, उसका कोई पर्पस है। ये बात तो सांख्य दर्शन में भी देखा कि आत्मा यानी कि पुरुष का पर्पस है। तो सेम है यहाँ पे भी कंसेप्ट, कि यहाँ पे जो डेकार्ड्स जो आत्मा बता रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आत्मा में पर्पस है, और ये टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांट ने भी इस पे विचार दिया है कि कैसे आत्मा टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को समझ के हमारे जो पहले के जो डाउट्स थे कि हम ऐसा कैसे हो रहा है कि हम, हमारी जो सोच है वो ये संसारिक सोच से ऊपर की सोच हमें मिलती है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम संसार में रहते हैं तो सिर्फ हमारे सांसारिक नियमों में जितनी भी चीजें हैं उतनी ही हमारी सोच होनी चाहिए। बट देखा जाए तो संसार में जो चीजें हो रही है उससे परे भी हमारी सोच आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो कैसे आती है? तो ये सारे जो प्रश्न है वो काफी आसान हो जाएंगे इसको समझना जब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तो हो गया आत्मा का स्वरूप, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा डिकार्ड्स का कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले डिकार्ड का द्वैतवाद, द्वैतवाद के बाद पढ़ा आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा आत्मा का स्वरूप। यहाँ तक किसी को डाउट? डिकार्ड्स का ही पढ़ रहे हैं अभी, क्लियर है? मैम आत्मा का स्वरूप एक बार बस वो पॉइंट रिपीट करना ना मैम। हाँ ठीक है। आत्मा का स्वरूप, सबसे पहला पॉइंट आत्मा का अस्तित्व है। अगर है तो वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है ये बताने के लिए उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वो एक गुण है, उसका गुण है। उसका गुण क्या है? उसका गुण है चेतना। अब क्योंकि उसका गुण है तो उसमें और भी काफी एक्टिविटीज होंगी। अब कैसे कैसे एक्टिविटीज होंगी उसको डिवाइड नहीं कर सकते, अविभाज्य है, वो सिंपल है, वो शाश्वत है, अभौतिक यानी कि नॉन फिजिकल है। इस प्रकार वो आपको, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा का पर्पस होता है, उसका उद्देश्य होता है। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि ये हमारे जो टाइम है, देश और काल, जो टाइम है और देश यानी कि स्पेस, उसके ऊपर है। मतलब उसके ऊपर है इन द सेंस कि टाइम एंड स्पेस
आत्मा को प्रभाव नहीं कर सकता, उसको उसमें उसका असर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा उससे भी ऊपर है। सो इस प्रकार से उन्होंने आत्मा के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ओके। अभी देखते हैं आत्मा का आधार। आत्मा का क्या आधार है? अब ये प्रश्न का उत्तर देते हुए डिकार्ड्स ने, तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया है पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, वहां पे हम बता सकते हैं कि आत्मा वहां पे है। और बट ये जो कंसेप्ट है, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं अभी, क्योंकि अभी आत्मा के स्वरूप जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि आत्मा तो नॉन फिजिकल है ना, अभौतिक है। तो जो नॉन फिजिकल है वो फिजिकल जगह पे कैसे उपलब्ध रह सकती है? डेकार्ड्स बोल रहे हैं कि वो पीनियल ग्लैंड में है। तो काफी दार्शनिकों ने क्वेश्चन किया है कि जो अभौतिक चीज है वो भौतिक जगह में अपना आश्रय कैसे ढूंढ सकती है? इसका जवाब कोई देना चाहेगा? मैम आत्मा अकेली तो नहीं रह सकती है ना, तो यहाँ पे रहने के लिए उसे किसी न किसी का तो सहारा लेना ही होगा। तो लाइक पीनियल ग्लैंड में रह क्योंकि ये मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है ना, ये थिंक भी कर रहा है और जुड़ा इसमें बॉडी भी दोनों। है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब आपका उत्तर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सोच भी रहा है, वो उसका कार्यशील भी हो रहा है, तो हो सकता है पीनियल ग्लैंड में है। तो बस पीनियल ग्लैंड में ही क्यों है? बाकी का शरीर उसको अच्छा नहीं लगा? सिर्फ पीनियल ग्लैंड में, फिर बाकी के शरीर में जो मोशन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? ठीक है, इसलिए डेकार्ट ने इंट्रैक्शन का बता दिया कि इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। इंट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो पीनियल ग्लैंड है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी व्याख्या रख दी। बट यहाँ भी काफी ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं डेकार्ट पूरी तरीके से सोच नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर आत्मा है भी तो उसको भौतिक चीजों की तो जरूरत नहीं है, वो कहीं भी रह सकती है। अगर ठीक है, आप बोल रहे हैं आश्रय चाहिए उसको, पीनल ग्लैंड चाहिए, बट वो तो इतनी अगर उस शक्तिशाली है तो वो कहीं से भी इंट्रैक्शन कर सकती है। जो माइंड एंड बॉडी है उसके लिए वो उसको इंट्रैक्शन करना तो कहीं से भी कर सकती है। सिर्फ पीनल ग्लैंड में ही रह के क्यों करना है उसको इंट्रैक्शन? तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस आते हैं। बट खैर, यहाँ पे डेकार्ड्स ने एटलीस्ट कुछ तो भी उत्तर दिया। बाकी के फिलोसोफर्स ने तो इतनी भी कंसेप्ट नहीं बताई है क्या कि माइंड जो आत्मा है वो कहीं रहती भी है। बट ठीक है, पीनियल ग्लैंड हम लेके चल लेते हैं एक बार के लिए कि चलो पीनियल ग्लैंड में यहाँ पे आत्मा का आधार है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि लेट अस देन कंसीव हियर दैट द सोल हैज इट्स प्रिंसिपल सीट इन द लिटिल ग्लैंड which exists in the middle of the brain, from whence it radiates forth through all the remainder of the body। अर्थात तब हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा का मुख्य आधार वह छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के मध्य में विद्यमान है, जहां से वह संपूर्ण शेष शरीर में प्रकाशित होती है। एक छोटी सी जगह से वो शेष शरीर में प्रकाशित होती है। तो आत्मा का आधार पीनियल ग्रंथि में बताकर डेकार्ड्स ने मनस और शरीर के पारस्परिक संबंध की चीरकालीन समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया है। तो उनका कथन है कि यद्यपि मनस और शरीर स्वभाव में एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, तथापि पीनियल ग्रंथि के द्वारा दोनों में परस्पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुआ करती है। पीनियल ग्रंथि में यदि मनस या आत्मा का आधार न होता तो एकदम विपरीत स्वभाव वाले दो द्रव्यों मनस और शरीर में परस्पर संबंध होना कदापि संभव नहीं था। बट इसके आर्ग्यूमेंट है, क्रिटिसिज्म है, लेट अस सी क्रिटिसिज्म। तो जब हम डेकार्ट के आत्मा के सिद्धांत का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करते हैं तो हम यह तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि जो प्रमाण उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के विषय में दिया है वह वस्तुत अकाट्य है। आचार्य शंकर और कांट जैसे महान दार्शनिकों ने भी प्राय इसी प्रकार आत्मा सिद्धि की है। परंतु आत्मा के स्वरूप के विषय में डेकार्ट ने जो तर्क दिया है वह दोष युक्त है। मैं विचार करता हूं, इससे यह निष्कर्ष तो अवश्य निकलता है कि मैं हूं, परंतु इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकला जा सकता, जैसे कि डेकार्ट से प्रयत्न किया है, कि मैं द्रव्य हूं।
क्योंकि उन्होंने आत्मा या माइंड को एक सब्सटेंस बताया है ना। तो अगर मैं विचार कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं एक द्रव्य हूं, मैं ये सब्सटेंस हूँ। तो वास्तविकता यह है कि डेकार्ट्स ने आत्मा को द्रव्य बताकर भारी भूल की है, क्योंकि ऐसा मानने से उनके पास कोई ठोस तर्क ही नहीं है। क्योंकि सब्सटेंस का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऐसी चीज जो कि इटरनल हो, ठीक है, आत्मा इटर्नल होती है, बट ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई और चीज नहीं है। बट यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने दो तत्व को सब्सटेंस बता दिया है, माइंड एंड बॉडी। तो दोनों एक दूसरे पर अगर डिपेंड कर रही है तो ऐसे कैसे हो गया कि वो सब्सटेंस हो गई है, क्योंकि सब्सटेंस तो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो तो इंडिपेंडेंट होती है। तो इस प्रकार से काफी लोगों ने जो ये ड्युअलिज्म की थ्योरी, द्वैतवाद की थ्योरी है डेकार्ट्स की, उसको क्रिटिसाइज किया है। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, अनुभववादी दार्शनिक डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम की हमने काफी चर्चा की आज के जो विषय है उसमें। तो अनुभववादी बोल रहे हैं, यानी कि ये अनुभव को अपने जो फिलॉसफी है, अपनी जो दर्शन है उनका, उसका बेस मानते हैं अनुभव को, इसलिए यहाँ पे अनुभववादी बोलते हैं। बट डेकार्ट्स जो थे वो रैशनलिस्ट थे, वो बुद्धिवादी थे। तो अनुभववादी जो दार्शनिक है डेविड ह्यूम, उन्होंने भी डेकार्ट के आत्मद्रव्य सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। ह्यूम का कथन है कि जब हम अंतर्दर्शन द्वारा आत्मनिरीक्षण करने का प्रयत्न करते हैं तो हम केवल किसी विचार, भाव या संकल्प विशेष की अनुभूति होती है। यानी कि हम किसी विचार की अनुभूति कर रहे, भाव की। कोई आपसे बोलेगा आप आत्मा के बारे में, अब अपने बारे में बताइए, अंदर झांक के देखिए, तो आपको क्या दिखेगा? आप शांत हैं, आपको ऐसा दिखेगा, या आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं तो आपको एक्टिविटीज दिखेंगी। तो इसके अतिरिक्त हमें किसी भी ऐसे द्रव्य की अनुभूति नहीं होती जिसे आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो उनके अनुसार अनुभव से किसी भी अभौतिक, अविभाज्य तथा शाश्वत आत्मद्रव्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अतः ऐसे तत्व में विश्वास रखना पूर्णतया असंगत है। तो यही यहाँ पे ह्यूम ने बोला। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, आत्मद्रव्य के सिद्धांत के विषय में जर्मन दार्शनिक, जो हम तीसरे पॉइंट पे पढ़ने वाले, तीसरे जो विषय है, कांट, जर्मन दार्शनिक है वो कांट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना करते हैं। तो कांट कहते हैं कि आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में विद्यमान रहता है। ज्ञाता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि मैं हूं सब्जेक्ट। मैं अगर कोई चीज को यहाँ पे टच कर रही हूँ, माउस को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कांट बोलते हैं कि आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में विद्यमान रहता है, यानी कि जो मैं, अगर मैं बोल रही मेरे अंदर आत्मा है, तो वो एक नोअर है, वो ज्ञाता है, वो सब चीज को जानने की कोशिश कर रहा है। वो एक थर्ड पर्सन नहीं है जिसके बारे में मैं समझ सकूं, जिसको मैं देख सकूं, पहचान सकूं। तो वो बोल रहे कि वो ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर जो अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थों की भांति वह भी एक शेष्य पदार्थ हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये आत्मा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और जो ये है वह ज्ञाता नहीं हो सकता। अगर वो ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि जो आत्मा है, अगर मैं उसे एज एन ऑब्जेक्ट बाहर रखूं, अपने से बाहर, जैसे हम ऑर्गन की स्टडी करते हैं, हार्ट को बाहर निकाल दिया, हार्ट की स्टडी कर रहे हो उसको, तो वैसे अगर मैं आत्मा को बाहर निकाल के उसकी स्टडी करने लगूं तो वो आत्मा ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हो जाएगी तो वो जो ज्ञाता है वो नहीं रहेगी। तो आत्मा को द्रव्य मानने में, जो डिकार्ड्स ने बोला कि आत्मा द्रव्य है, ठीक है, तो आत्मा को द्रव्य मानने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि इस सिद्धांत में आत्मा को अन्य पदार्थों के सदृश एक पदार्थ मान लिया जाएगा। जो बाकी के जितने पदार्थ है वैसे ही आत्मा को भी एक पदार्थ मान लिया जाएगा। परंतु जो ज्ञान का विषय है, अर्थात ये है, वह ज्ञाता कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पे पूछा गया कि अगर वो ज्ञान का विषय है, यानी कि मैं आत्मा को अगर स्टडी करूंगा, जैसे मैं बाकी के ऑब्जेक्ट को स्टडी करती हूँ, वैसे अगर मैं अपने आत्मा को भी स्टडी करना शुरू कर दी, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट उसको स्टडी करना शुरू कर दी, तो वो नोअर कैसे हो सकता है? तब वो ज्ञानी या ज्ञाता कैसे हो सकता है जिसको सारी चीजों को जानना है, समझना है?
क्यूरियोसिटी है उसमें सब कुछ जानने की समझने की। तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई चीज या तो ज्ञाता होगी या तो ज्ञेय होगी, या तो वो नोअर होगी या तो वो नॉलेज होगी। वो दोनों एक ही चीजें कैसे हो सकती है? आंखें दूसरे को देखती है, खुद को कैसे देख सकती है? आंखों का काम है दूसरों को देखना, बट हालांकि मेरी आंखें दूसरे लोग भी देख पाते हैं, तो इसलिए मैं इसकी एग्जिस्टेंस बोल सकती हूँ कि ये अस्तित्व में है। बट यहाँ अगर मैं आत्मा को समझना चाहती हूँ, तो आत्मा को अगर मैं एज एन ऑब्जेक्ट समझी, तो कैसे मैं बता सकती हूँ कि आत्मा अस्तित्व में है? तो अतः आत्मा को अन्य पदार्थों के समान एक पदार्थ मानना अर्थात द्रव्य मानना कदापि उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने डिकार्ड्स के कंसेप्ट को चैलेंज किया है। जो डिकार्ड्स बोल रहे हैं कि आत्मा तो द्रव्य है, तो अगर वो द्रव्य है, पदार्थ है, तो वो ज्ञाता नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञाता का काम है सब चीजों को जानना। ठीक है, तो इस प्रकार से कांट ने क्रिटिसाइज किया। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हमने ऊपर बताए गए जो डेकार्ड्स आत्मा या मनस को जड़ तत्व से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत स्वभाव वाला मानते हैं, इसके फलस्वरूप उनके सम्मुख आत्मा और शरीर के पारस्परिक संबंध की वही पुरातन समस्या उठ खड़ी होती है, जो उनके सभी पूर्ववर्ती द्वैतवादी दार्शनिकों के लिए एक सरदर्द बनी रही थी। अन्य द्वैतवादियों के सदृश उनके पास भी इस समस्या का कोई उचित समाधान नहीं है। यदि आत्मा और शरीर, जो जड़ तत्व का अंश है, स्वभाव में एक दूसरे की पूर्णतः विपरीत है, तो इनमें परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया का होना कदापि संभव नहीं है, जिसका हम लोगों को नित्य निरंतर अनुभव हुआ करता है। तो अगर दोनों एक ही यानी कि दोनों स्वभाव में अगर दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, आत्मा अलग है, जो पुद्गल है, बॉडी है, उसका नेचर अलग है, तो दोनों का एक साथ क्रिया या प्रतिक्रिया करना कैसे संभव है? वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो डेकार्ड्स की थ्योरी है उसमें काफी चैलेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो डेकार्ट का यह सिद्धांत कि आत्मा का मुख्य आधार पीनियल ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के मध्य में स्थित है, उनके बताए हुए आत्मा के गुणों से मेल नहीं खाता। एक और वह आत्मा जो अभौतिक, अप्रसारित एवं स्वतंत्र मानते हैं, और दूसरी ओर पीनियल ग्रंथि उसका आवास बताते हैं। यह समझ में नहीं आता कि अभौतिक, अप्रसारित एवं स्वतंत्र आत्मा किस प्रकार पीनियल ग्रंथि में स्थित रह सकती है। तो अपने सिद्धांत से वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन को एक स्थान पर डेकार्ट स्वयं अनुभव करते हैं और कहते हैं, द सोल इज रियली जॉइंड टू द होल बॉडी and we cannot, properly speaking, say that it exists in any one of its parts to the exclusion of others, because it is one and in the same manner indivisible। अर्थात आत्मा वस्तुत संपूर्ण शरीर में संयुक्त है, और हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वह अन्य भागों को छोड़कर किसी एक ही भाग में विद्यमान रहती है, क्योंकि यह एक है और उसी प्रकार अविभाज्य भी। ओके, तो यहाँ हम डेकार्ड्स के कंसेप्ट्स को खत्म करते हैं आत्मा के विचार के बारे में। सो होपफुली आपको उनका जो कंसेप्ट है डेकार्ड्स का काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, उनके जो आत्मा के विचार है, और उन्होंने जो द्वैतवाद बोला है उसके बारे में क्या बोला है, आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या बोला है, आत्मा की क्रिया के बारे में क्या बोला है, आत्मा के विचार के बारे में क्या बोला है आत्मा का, और प्लस जो बाकी के फिलोसोफर है ह्यूम और कांट, उन्होंने डेकार्ड्स को किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आपको समझ आ रहा है आत्मा के बारे में? मैं हूं तो मैं सोच सकती हूँ, ऐसा कुछ। मैम मैम जैसे डेकार्ट ने कहा कि पीनियल ग्लैंड में आत्मा मतलब है, वो वहां से वो संचालित तो करती है, तो उन्होंने वही जैसे अभी क्वेश्चन है कि पिनियल ग्लैंड ही क्यों चुना। तो क्या आत्मा अगर पिनियल ग्लैंड नहीं रहती तो जैसे हर एक को पिनियल ग्लैंड है, एनिमल्स को सभी को है, नहीं तो बता ऐसा बता। तो ऐसे फिर डेकार्ट की थ्योरी क्यों ली है? मतलब अगर कुछ प्रूव नहीं कर पाते हैं कोई, तो उनका हमको क्यों पढ़ना रहता है? मतलब कोई कुछ भी अगर कहेगा तो उसको हमने देखना है ये या? पढ़ना है क्योंकि डेकार्ड्स की जो फिलॉसफी है
उन्होंने जो द्वैतवाद बताए हैं वो काफी क्लियर है, एक तो सिंपल है, प्लस वो लॉजिकल है, बुद्धिवादी है। और उनके ही मत को रख के बाकी के लोगों ने अपने मत रखे हैं। तो एक वो फाउंडेशन है, ठीक है। उसको फिर आलोचना किया है किसी ने उसको एक्सेप्ट किया है, किसी ने उसको लेकर ही अपने सिद्धांत रखे हैं। बट जो मेन जो फाउंडेशन है वो डिकार्ड्स है, क्योंकि डिकार्ड्स भी किससे इंस्पायर्ड है? एरिस्टोटल एंड प्लेटो से इंस्पायर्ड है। और ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एरिस्टोटल एंड प्लेटो को पढ़ के हम फिलोसोफर नहीं बन सकते, हमें खुद से सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हो, ये प्रक्रिया जो कर रहे हो, डाउट जो कर रहे हो, इससे आपका अस्तित्व है, ऐसी जो व्याख्या है आज तक किसी ने नहीं दी। क्योंकि लोग अभी तक जो हम इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे थे वहां पे यही बोल रहे थे कि हम अस्तित्व करते हैं नहीं करते, हमारा अस्तित्व है नहीं है, इस पे बहुत सवाल हुआ था। और वहां पे हमें कहीं जवाब नहीं मिला कि हमारा अस्तित्व है नहीं है, या हम जैसे कि अभी वेदांत में बोल रहे हैं ये सब तो मिथ्या है। क्या हम मिथ्या है सच में? क्या हम झूठ है सच में, या सच झूठ है या सच है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे थे। बट अभी डेकार्ट ने वो सब चीज को खंडन कर दिया, उन्होंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि अस्तित्व तो है, एग्जिस्टेंस तो है ना। सोचने की प्रक्रिया हो रही तो अस्तित्व तो है। बट एक पॉइंट से वो चुक गए हैं, जो पीनियल ग्लैंड का कंसेप्ट है वहां पे वो चुक गए हैं। आधार के बारे में आवाज के बारे में उन्होंने जो व्याख्या दी है वो सही नहीं है। किसी कोई भी यही बोलेगा कि पीनल लैंड में कैसे हो सकता है, बट वो और पढ़ना पड़ेगा, शायद यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई कम होगी। बट और पढ़ना पड़ेगा पीनल लैंड के कंसेप्ट को समझने के लिए। वो सच भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकता, बट ये सोचने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये चीज जो है वो डिकार्ड्स के थ्रू हम समझ पाए हैं। और वो क्रियाशील जो जैसे एरिस्टोटल ने बोला, जो क्रियाशील से सब कुछ शुरू हुआ है, जो क्रिया हो रही है, गति हो रही है, उसकी वजह से ही अस्तित्व आया है, ये भी सच है ना। तो क्यों पढ़ना है आपको समझा, क्लियर हुआ? नहीं, मेरा मतलब कहना है कि अगर मैं भी अगर कोई थियरी निकालूं तो जरूरी थोड़ी है कि मैं राइट हूं करके, मतलब ऐसे बिल्कुल। हर एक कोई अपनी अपनी निकालेगा थ्योरी तो हम। बट अगर आप थ्योरी निकालते हो और उसका कोई उसका अगर आर्ग्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डिकार्ड्स ने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए उसके लिए, जैसे हम डिकार्ड्स को भी पढ़े हैं पहले भी, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़े हैं कि वो क्यों मानते हैं कि आत्मा है, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया है आत्मा। जैसे स्पिनोजा भी पढ़ रहे हैं, स्पिनोजा क्यों मानते हैं कि नेचर है, नेचर ही ईश्वर है। तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, और बाकी के भी फिलोसोफर्स, बाकी के भी जो दार्शनिक है, उनके भी मत को समझना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपना कुछ नया निकाल सकते हैं। मतलब आसान लगता है बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ऐसे डिबेट्स होते हैं, तो अगर आपने कोई पॉइंट रखा, सामने वाले ने उसको बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आता है कि इसमें न्याय सांख्य न्याय दर्शन में नहीं हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि अस्तित्व है, अस्तित्व है, अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो आपने देखा होगा। ये जो क्वेश्चन है न्याय न्याय का ही है कि पहाड़ में आग लगी है तो आपने देखा होगा। तो न्याय दर्शन बोलते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो फिर उस उनको पूछता है कि फिर कैसे पता आपको पहाड़ में आग लगी है? तो बोलते हैं वो हमें इसलिए पता लगा क्योंकि वहां पे हमने धुआं देखा, स्मोक हुआ देखा। देखा। इन्फ्रेंस से हम बता पाते हैं कि वहां पे आग लगी है। तो इस प्रकार के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई खंडन आपको नहीं कर पा रहे आपके आर्ग्यूमेंट्स को, तभी आप उसके आर्ग्यूमेंट्स की प्रामाणिकता बता सकते हैं। अदरवाइज तो वो आर्ग्यूमेंट्स वही पे। तो यही फिलॉसफी है। इसको ये दार्शनिक बोलते हैं कि आप उसको सोचो, विचार करो, उसका खंडन करो, नया निर्माण करो, ताकि ये प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए सोचने की और समझने की। इसी से बुद्धि का विकास होता है, और इसी से जो ज्ञान है, ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है।